सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत। क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी हमारी हो ही ना, हम उसे ट्रांसफ़र कर दें? क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 जो है वो ये कहता है कि कोई भी इंसान वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो वो उसकी हो या उसको कन्वे करने के लिए वो ऑथराइज्ड हो। तो क्या जो प्रॉपर्टी जिसके कन्वे करने के लिए हम ऑथराइज्ड ही नहीं हैं, जिसके हम ओनर ही नहीं हैं, उसको कन्वे कर सकते हैं? The answer is yes under section 35. So section 35 is an exception to section 7. पहली बात। अच्छा, अब कैसे करेंगे, ये कैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए? तो सेक्शन 35 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बी नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी सी को कन्वे करता है और उसी ट्रांसफ़र में अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई बेनिफिट जो है वो बी के फेवर में देता है, तो यहाँ बी जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके पास राइट है, उसके ऊपर लॉ एक ड्यूटी कास्ट करता है टू इलेक्ट। क्या इलेक्ट करेगा? वो इन दो ट्रांसफ़र्स में से एक ही अपने पास रख सकता है। या तो वो एक ही प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास रख ले, तो उस केस में उसको अपनी प्रॉपर्टी सी के फेवर में छोड़नी पड़ेगी, या वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख ले। दैट मीन्स वो इस ट्रांसफ़र से ना कर दे। अगर वो हाँ करता है तो एक ही प्रॉपर्टी बी के पास पहुंच जाएगी और बी को अपनी प्रॉपर्टी सी को देनी पड़ेगी। अगर वो ना करता है तो एक ही प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी, फोरफिट हो जाएगा। बी हैज़ टू रिलिंक्विश द claim, बी हैज़ टू रिलिंक्विश द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू ए। बी की प्रॉपर्टी का क्या होगा? बी की प्रॉपर्टी बी के पास ही रहेगी। अब बात आती है सी का क्या होगा। तो डॉक्ट्रिन में ये बोला है कि सी जो है उसको एक नाम दिया है, डिसअपॉइंटेड डोनी या डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो इन्होंने ये बोला कि अगर जो मेन ट्रांसफरर है ए, अगर वो अलाइव नहीं है, या आपने जो प्रॉपर्टी जो ये कन्वे कर रहे थे वो फॉर कंसिडरेशन कर रहे थे, मतलब कोई चीज़ के कोई पैसे के एवज में आप कुछ कर रहे थे, फ्री ट्रांजैक्शन नहीं था, तो उस केस में जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है यानी सी है, उसका एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। अब बात आती है कि यहाँ अमाउंट ऑफ मनी जो है, ये जो कंपनसेशन अमाउंट जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 35 ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी आप प्रपोज कर रहे थे टू ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ सी, उतना जो है आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ए अगर अलाइव है और ये ट्रांसफ़र फ्री था, तो ए सिंस जिंदा है तो अपने जीवन काल में कोई दूसरा ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तब आती है जब या तो ए अलाइव ना हो या ए केपेबल ही ना रहे, जैसे कोई पागलपना है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो इस नए ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट ही ना कर पाए। तो उस केस में जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये ड्यूटी या ऑब्लिगेशन उनका होगा कि वो जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है उसको मेक गुड करें फॉर द लॉस। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो उसको कोई चीज़ कन्वे कर रहा था और अगर फ्री में कन्वे कर रहा था तो यहाँ पे लॉस क्या हुआ। द वर्ड जो यूज़ किया गया आप उसको पढ़िए, समझिए। डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मतलब उसको एक एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे फेवर में कोई प्रॉपर्टी आने वाली है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो टूटी हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लॉ उसको भी जो है बैलेंस करते हुए एक प्रोविज़न बनाता है। 35 के लेटर हाफ में आप देखेंगे तो वहाँ एक प्रोविज़न है जहाँ ये कह रहा है कि ही हैज़ अ राइट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शनल क्लॉज पे कि कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है उसमें जो आपने ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट किया है, अगर उस ट्रांसफ़र में जो प्रॉपर्टी आप इन ल्यू दे रहे हो, आप सामने वाले की प्रॉपर्टी मांग रहे हो किसी और को देने के लिए, उसके एवज में आप उसको कुछ दे रहे हो, इसके अलावा अगर आपने उस ट्रांजैक्शन में उसको और भी कुछ दिया एज अ गिफ्ट या एज अ बेनिफिट, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट में काउंट हो रहा है जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है टू दिस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र। तो ऐसे कोई बेनिफिट्स जो हैं वो रिटर्न बैक करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, वहाँ आपको इलेक्शन जो है करने, उसमें आपको इलेक्शन का प्रिंसिपल लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर जो बेनिफिट आपको डायरेक्टली दिया गया है इन ल्यू ऑफ दैट ट्रांसफ़र, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया और आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ़ योर ड्यूटी दैट यू हैव टू मेक एन इलेक्शन, आपने इलेक्शन नहीं किया और आपने वो बेनिफिट भी अपने पास रख लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपने जो है यू हैव इलेक्टेड इन फेवर ऑफ द ट्रांसफ़र। तीसरी चीज़ आती है कि अगर आपने उस बेनिफिट को 2 साल के लिए एंजॉय कर लिया अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ प्रिज्यूम्ड इलेक्शन। चौथा तरीका है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे जो बेनिफिट आपको दिया गया था उसको हम रिस्टोर बैक नहीं कर सकते इन द सेम कंडीशन। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ली है कि एक कोल माइन दी गई थी, तो आपने वो कोल माइन ली, आपने यूज़ कर लिया, सारा उसको एग्जॉस्ट कर दिया, अब उस कोल माइन को वापस तो नहीं दे सकते, तो यू कैन नॉट रिस्टोर द प्रॉपर्टी बैक एज इट वॉज व्हेन इट वॉज गिवन। सो इन दिस केस ऑल्सो हम ये मान के चलेंगे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डीम्ड इलेक्शन। पांचवा प्रकार जो है वो ये कहता है कि जिस दिन वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, जिस दिन वो गठित हुआ, जिस दिन वो अंतरण हुआ, उस दिन से 1 साल तक आपने जो है इलेक्शन नहीं किया। आपको 1 साल बाद जो ट्रांसफ़रर है वो याद दिलाता है कि भाई इलेक्शन करिए, बताइए कि आप इस ट्रांसफ़र को फेवर कर रहे हैं या आप उस ट्रांसफ़र से मना करते हैं, और उसके बाद भी आपने उनको जवाब नहीं दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपने जो है इस ट्रांसफ़र के फेवर में जवाब दिया है या यू हैव इलेक्टेड इन फेवर ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसको भी हम बोलते हैं डीम्ड इलेक्शन। तो ये 5 प्रकार के एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपको इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इलेक्शन का टाइप क्या होगा या मोड ऑफ इलेक्शन क्या हो सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, जैसे हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, 2 मोड होते हैं, एक्सप्रेस मोड और इम्प्लाइड मोड। एक्सप्रेस कैसे, आप वर्ड से बोल दो, फ़ोन पे बोल दो, लेटर लिख के बोल दो, किसी भी तरीके से आप जो एक डायरेक्ट फॉर्मल तरीका है उससे आप बोल दो। इम्प्लाइड क्या है, जो हमने यहाँ पे क्लॉज 5, 6, 7 पढ़ा, जैसे एक्सेप्टेंस है या कोई अपने आप ऐसा एक्ट किया या आपने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लिया, तो ये बाय कंडक्ट आपने शो किया है कि आपने इलेक्शन कर लिया, तो यहाँ आपको एक फॉर्मल आपको इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब इसमें एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के पास 2 कैपेसिटी हो और वो एक लीगल कैपेसिटी में उस इलेक्शन से जो लाभ मिल रहा है, बेनिफिट, वो रख ले और दूसरी कैपेसिटी में वो मना कर दे। तो इसमें आंसर ये है कि यस, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जिसके पास 2 लीगल कैपेसिटी है, मतलब एक में वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है या विकेरियस कैपेसिटी में है और एक में वो अपनी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो हो सकता है वो विकेरियस कैपेसिटी में आपकी इलेक्शन जो है, आपका जो ट्रांसफ़र जो है उससे मना कर दे कि नहीं, मुझे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करना, और जो बेनिफिट उसको मिल रहा है उस ट्रांसफ़र में से वो उसके फेवर में जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो रख सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये डॉक्ट्रिन कहाँ अप्लाई होगा। ये डॉक्ट्रिन कोई भी प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो सकता है, मूवेबल, इमूवेबल, कैसी भी प्रॉपर्टी हो। बस शर्त ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट में 2 डिफरेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो आपके फेवर का हो रहा है, आपको बेनिफिट दिलाने वाला है, और उसका जो दूसरा हिस्सा है उस ट्रांसफ़र का वो बर्डनसम है, वो आप पे कोई लाइबिलिटी, कोई बर्डन कास्ट करने वाला है। तो यहाँ आपको चॉइस करनी है। तो अगर 3 इंग्रेडिएंट चॉकआउट करते हैं हम सेक्शन 35 के, तो 3 इंग्रेडिएंट ये हैं। नंबर 1 कि अ पर्सन हु इज़ नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोफेसेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, मतलब कि एक इंसान जो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है। सेकंड चीज़, इसी ट्रांसफ़र में वो कुछ बेनिफिट देता है रियल ओनर को, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसको कोई बेनिफिट कन्फर करता है। तो एंड तीसरा एलिमेंट जो है, तीसरी चीज़ जो है कि जो आपका जो रियल ओनर है या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ही हैज़ अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन टू इलेक्ट। ठीक है, क्या इलेक्ट करेगा वो? या तो वो पहला ट्रांसफ़र जो उसको बेनिफिट मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लेता है इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली, तो ये मान के चलते हैं कि भाई उसने इस ट्रांसफ़र के लिए हाँ कह दी है और अब उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो
ए कन्वे कराना चाहता था वो उसे कन्वे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, जो लीगल डिफेक्ट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी कन्वे नहीं कर सकते, उस लीगल डिफेक्ट को हमने एक ट्रिक लगा के, लॉ ने एक ट्रिक लगा के जो है क्योर कर दिया है कि यहाँ पे सहमति जो है, कंसेंट जो है वो ओरिजिनल ओनर ही दे रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र चलाया किसने? ट्रांसफ़र चलाया उस आदमी ने जिसका कोई उस प्रॉपर्टीज़ पे टाइटल ही नहीं है, हक ही नहीं है। अब एक इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर जो ट्रांसफरर है उसको लगता है ये प्रॉपर्टी उसकी है या उसको पता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस ट्रांसफ़र पे? तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो इटसेल्फ कह रहा है कि अगर उसको बिलीव हो कि ये प्रॉपर्टी उसकी है या बिलीव ना हो कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो उस दोनों केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन का जो ड्यूटी है वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी की है, उसको इलेक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू।